नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जगसीर सिंह, फिजिक्स फैकल्टी, टीम सीएलसी। हम आज फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं नी टारगेट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट वाला। आपका 15 क्लास के बाद जो टेस्ट होना है, फर्स्ट माइनर टेस्ट होना है, उसमें आपका जो सिलेबस आएगा यूनिट डायमेंशन, मेजरमेंट, एरर, वेक्टर और मोशन इन 1D, ये अपना कंबाइंड एक सिलेबस होगा उस टेस्ट के लिए। तो उसमें हम बात करेंगे आज यूनिट डायमेंशंस की। बेसिक बात है बिल्कुल। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल के बारे में हिंट दे देता हूँ। खैर पॉइंट टाइम टू टाइम आएंगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल आएंगे, आप लोग करते रहेंगे वहाँ पर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशियल हो, ये तो हम टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। इसके अलावा कुछ ग्राफ्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, तो मैं कुछ ग्राफ्स आपको बताऊंगा यहाँ पर। ग्राफ्स में सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बताते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो आपके पास टोटल स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स 3 ग्राफ्स यहाँ है ऐसे। वन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक अबव द ओरिजिन, एक बिलो द ओरिजिन। ये सभी के लिए स्लॉप कांस्टेंट है। ओके, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है जब स्लॉप कांस्टेंट होती है तभी होता है। ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का है, ये y इक्वल टू एम एक्स है, और ये y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ। ऐसे ही अगर आपके पास इस तरह के ग्राफ्स आ जाएं तो ये आपके पास क्या है, एंगल 90 डिग्री से बड़ा होने के कारण स्लॉप इसकी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का कर्व है, ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स है, और ये y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी का कर्व है। अगर आपके पास ये कर्व आ जाए, ये y इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये y इक्वल टू प्लस ए को रिप्रेजेंट करता है, और ये y इक्वल टू माइनस ए को रिप्रेजेंट। ऐसे ही आपके पास ये x इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करता है, ये x इक्वल टू ए को रिप्रेजेंट करता है, और ये आपके पास x इक्वल टू माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है। ये टोटल ग्राफ्स हैं स्ट्रेट लाइन के, राइट। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग स्लॉप के कर्व। ये तो था कांस्टेंट स्लॉप के कर्व हैं सारे। उसके बाद एक इंक्रीजिंग स्लॉप के कर्व आते हैं, राइट। आगे आप 1D के अंदर पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लॉप की बात करते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन की। इंक्रीजिंग स्लॉप का कर्व होगा जब y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n एंड n इज ग्रेटर देन 1। व्हेन y इक्वल टू xn व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, तो उस केस में ये सारे कर्व जो होते हैं ये इंक्रीजिंग स्लॉप के कर्व होते हैं। ये देखिए n1, n2, n3, n की डिफरेंट वैल्यूज है, और जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे कर्व क्या है, जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे कर्व क्या है, वाई एक्सिस की ओर बैंड होता जाएगा। ओके, ये सब इंक्रीजिंग स्लॉप के, जैसे ये एक्स स्क्वेयर हो गया, क्यूब हो गया, 4 हो गया। ओके, ये इस टाइप के ग्राफ है। अब देखो, अगर आप इन्हीं कर्व को कंप्लीट बनाएं, हालांकि आपको इतने ही कर्व की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर कंप्लीट बनाएं, देखिए ये आपके पास एक्स स्क्वायर का कर्व है, तो डेफिनेटली ऐसा कर्व होगा। ये आपके पास एक्स क्यूब का कर्व है, एक्स क्यूब का कर्व ये हो जाएगा, ये एक्स क्यूब है। ऐसे 4 आ जाएगा, 4 का कर्व कुछ ऐसा होगा और अंदर को बैंड हो जाएगा, राइट। उसके बाद 5 का कर्व है, तो 5 का कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा।
तो ये देखो पहले वाला कर्व किसका है, एक्स स्क्वायर का, दूसरा एक्स क्यूब का, तीसरा एक्स 4 का, चौथा एक्स 5 का, समझ गए, ये एक्स क्यूब का, ये एक्स 5 का, ओके, ये एक्स 4 का, ये एक्स स्क्वायर का। तो पावर सम वाले तो इधर जाएंगे और नेगेटिव वाले इधर निकलते जाएंगे, कुछ ऐसे कर्व बन जाएंगे, ओके। ये है इंक्रीजिंग स्लोप की। डिक्रीजिंग स्लोप का कर्व जो होगा वो होगा y इक्वल टू एक्स की पावर 1/n, और यहां भी क्या है, n इज ग्रेटर देन 1। वही कहानी है, ये आपके पास इस तरह के कर्व बनेंगे। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ग्राफ x एक्सिस की ओर जाता जाएगा, ओके। वैसे वैसे ग्राफ x एक्सिस की ओर टिल्ड होता जाएगा। ये कुछ ग्राफ हैं जो आपने याद रखने हैं, ओके। बाकी जैसे जैसे ग्राफ आएंगे हम फिजिक्स में आपको और बताते रहेंगे, क्लियर। देखिए हम पॉइंट पर आते हैं। अपना पॉइंट है यूनिट डायमेंशंस, तो हम इसकी बात करेंगे। यूनिट डायमेंशन से पहले हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? देखिए ऐसी क्वांटिटी जिनका यूज करते हैं हम लॉज ऑफ फिजिक्स की स्टडी करने के लिए। द क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के जितने भी लॉ हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम जिन क्वांटिटीज का यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? क्वांटिटीज विच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी अनदर क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी से डिराइव नहीं की जाती, उसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। क्या होंगे? द क्वांटिटीज विच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी अनदर फिजिकल क्वांटिटीज। कर रहे थे फंडामेंटल क्वांटिटीज की। क्या क्वांटिटीज हैं? द क्वांटिटीज विच आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एनी अनदर फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। इनको हम किसी से डिराइव नहीं करते। कौन कौन सी होती है ये फिजिकल क्वांटिटी? ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ओके। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है मास, सेकंड है लेंथ, थर्ड है टाइम, फोर्थ है आपके पास थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, फिफ्थ है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ है आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड सेवंथ है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लुमिनियस, ओके, इंटेंसिटी ऑफ लुमिनियस। ये टोटल आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ओके। इंटेंसिटी ऑफ लुमिनियस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, टाइम, लेंथ, मास, ओके। इन क्वांटिटीज को हम किसी अदर क्वांटिटी से ड्राइव नहीं करते। सेकंड देखिए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी आर नॉन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को आप फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, राइट। अब डिराइव्ड क्वांटिटी कौन कौन सी है? देखिए
इनको छोड़कर जो हमारे पास फिजिक्स के अंदर क्वांटिटीज है ऑलमोस्ट सभी डेराइव्ड क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम ना। और डिस्टेंस क्या होती है? किस फंडामेंटल क्वांटिटी से? लेंथ से। और टाइम टाइम है, तो इसकी यूनिट आप लिखते हैं तो मीटर पर सेकंड। ये किससे डिराइव हुई है? एक लेंथ से और एक टाइम से। जैसे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम ना। तो वेलोसिटी किससे डिराइव होती है? लेंथ और टाइम से। तो ये किससे डिराइव हुई? लेंथ टाइम। ओके। इसके बाद डेंसिटी, जैसे क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास फंडामेंटल क्वांटिटी और वॉल्यूम क्या है? लेंथ से आता है, राइट। तो ये किससे डिराइव हो रही है? मास से और लेंथ से। लेंथ होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का एल क्यूब हो गया, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीन सभी क्या है? लेंथ हो गया। या 4 पाई आर क्यूब, लेंथ हो गया आर। ओके। तो वॉल्यूम क्या है? लेंथ पर डिपेंड करता है। इसके अलावा आप और क्वांटिटी देखेंगे, जैसे प्रेशर है, ये सारी क्वांटिटीज क्या है? सारी की सारी क्वांटिटीज इन फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव की जाती है। मेरी बात क्लियर? तीसरी क्वांटिटी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री यूनिट को मैं दोनों को एक साथ बताऊंगा लास्ट में। ओके। अब हम बात करते हैं यूनिट्स पर। यूनिट्स क्या है? यूनिट्स जिसके अंदर आप वो थिंग, द थिंग इन विच ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इज नॉन एज यूनिट। यूनिट क्या है? जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है। ए थिंग इन विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इज नॉन एज यूनिट्स। मेरी बात क्लियर? तो यूनिट्स के लिए हम देखें तो यूनिट्स की बात करें अगर, तो यूनिट्स को भी अपन तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? फंडामेंटल, डेराइव्ड और तीसरी सप्लीमेंट्री, जिसकी हम बाद में बात करेंगे। ओके। फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट सारी फंडामेंटल यूनिट है। जैसे मास, मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। लेंथ की क्या है? मीटर। टाइम की क्या है? सेकंड। तो मैं इनकी यूनिट्स की बात करूं सभी की, तो इसकी यूनिट क्या है? केजी। इसकी यूनिट क्या है? मीटर। इसकी यूनिट क्या है? सेकंड। इसकी यूनिट है केल्विन। इसकी यूनिट है एम्पियर। इसकी यूनिट है मोल। और इसकी यूनिट है कंडेला, जिसे सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी क्या है आपके पास? फंडामेंटल यूनिट्स है। और जो यूनिट्स डेराइव्ड क्वांटिटी की होगी, या द यूनिट्स विच आर डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, वो क्या कहलाएंगी? डेराइव्ड यूनिट्स। जैसे यहां मीटर पर सेकंड, यहां मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सारी क्या है? डेराइव्ड यूनिट्स होगी। मेरी बात क्लियर? तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या है? लास्ट में और दोबारा बताऊंगा। ओके, अलग से बताऊंगा। अब देखिए, कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जिनको हमारे जितने भी फिजिक्स के अंदर साइंटिस्ट आए हैं उनके नाम पर रखा गया है। ओके। जैसे अपन बात करें, जिन्होंने जिस जिस फील्ड में वर्क किया है उनके नाम पर रखा गया है। तो उससे पहले मैं यूनिट्स के टाइप बताता हूं। तो यूनिट्स क्या है? जो सिस्टम है आपके पास, इसका पहला सिस्टम था FPS, फुट पाउंड सिस्टम। इसके अंदर मास जो था उसको पाउंड में, और लेंथ जो थी उसे फीट में, और टाइम जो था इसे सेकंड में मेजर किया जाता था। क्लियर? उसके बाद आया एक और यूनिट CGS, जो क्या था? ग्राम मास के लिए, सेंटीमीटर लेंथ के लिए, और टाइम के लिए सेकंड। उसके बाद आया MKS। MKS जो था इसमें किलोग्राम, मीटर और सेकंड। उसके बाद SI यूनिट आया। अब तक जो यूनिट्स था वो फंडामेंटल क्वांटिटी की तीन फंडामेंटल की बात कर रहा था। अब उसके बाद क्या था? इसके अलावा चौथी क्वांटिटी को भी यूज किया गया था। तो ये MKSA, ए का मतलब अनदर जो भी यूनिट थी उसको इंक्लूड किया गया। और सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ने कुछ नए यूनिट्स भी दिए। जैसे
फोर्स है। फोर्स के लिए m के इस यूनिट का नाम दिया न्यूटन। ओके, न्यूटन। आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू क्या था, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे सीजीएस यूनिट दिया डाइन, तो 1 डाइन इक्वल टू था 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे वर्क एनर्जी के लिए यूनिट दिया जूल, 1 जूल इक्वल टू था 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और अर्ग क्या था, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही काफी सारी यूनिट्स है जो आपने पढ़ी है पहले भी, अब अपने दोबारा से फिर पढ़ेंगे। ओके, तो इनको किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया। इसके बाद आपके पास आता है डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या है? अधिकतर बच्चे इस पार्ट में बहुत वीक होते हैं। अधिकतर बच्चे इस पार्ट में बहुत वीक रहते हैं और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, कभी 2 भी आ जाते हैं। ओके, डायमेंशंस क्या होती हैं? किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी के अंदर उसके फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर्स होती हैं उन्हें हम डायमेंशंस कहते हैं। क्या होती हैं? द पावर्स ऑफ ए फंडामेंटल क्वांटिटी इन एनी डिराइव्ड क्वांटिटी आर नॉन एज डायमेंशंस। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें फोर्स, फोर्स को आप क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशंस क्या होंगी? मास की डायमेंशन 1, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर क्या है, -2। आप लिख सकते हैं इन फोर्स द डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर 1, 1, -2। क्लियर मेरी बात? क्या कहेंगे? इन द क्वांटिटी फोर्स द डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर 1, 1, -2। तो जिससे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा इनका? डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा m1 L1 T -2। जैसे एनर्जी की बात करें, एनर्जी में आप क्या लिखते हैं, m1 L2 T -2। तो आपके पास आ गया mL2 T -2। मेरी बात क्लियर? ये डायमेंशंस हो जाएगी किसकी? एनर्जी की। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन निकालने के लिए हमें कुछ मेथड्स फॉलो करने होते हैं। कैसे कैसे फॉलो करने होंगे? पहला पॉइंट, हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो हम डेफिनेशन से उसका फॉर्मूला निकाल करके उसकी डायमेंशन से निकालते हैं। नंबर 2, हमें रिलेशन पता होना चाहिए 2 या 3 क्वांटिटी का, उससे भी हम निकालते हैं। अगर कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है तो हमें वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का पूरा फॉर्मूला पता होना चाहिए। या फिर ऐसी डायमेंशंस होती है जो अलग अलग क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, उन्हें हमें लर्न करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, पूरी फिजिक्स से निकाल कर देखने पड़ेंगे। मेरी बात क्लियर? इन सभी को बताने से पहले मैं आपको एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में बता दूं। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी जिनकी कोई यूनिट भी होती है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होती, ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं? ऐसी क्वांटिटी को सप्लीमेंट्री। अक्सर क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी यूनिट लेस भी होती है, लेकिन 2 फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो डायमेंशन लेस तो है लेकिन यूनिट लेस नहीं है, जिन्हें हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कौन कौन सी है? एक एंगल है और दूसरा सॉलिड एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल होता है लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी क्या है? लेंथ है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? डायमेंशन लेस, L बाय L, तो L0, M0, T0। मेरी बात क्लियर? ये क्या है? डायमेंशन लेस। सॉलिड एंगल क्या होगा? एरिया ऑफ आर्क बाय रेडियस स्क्वायर। तो एरिया क्या है? L2 और रेडियस स्क्वायर भी क्या है? L2। ये दोनों ही क्या है? डायमेंशन लेस है, लेकिन इनकी यूनिट होती है
एंगल की यूनिट क्या होती है? एंगल की यूनिट होती है रेडियन, रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। ओके, एक की रेडियन होती है, एक की स्टेरेडियन होगी। मेरी बात क्लियर? इसकी रेडियन होगी, लेकिन दोनों क्या है? बोथ आर डायमेंशनलेस। The dimensionless quantity which have a unit are known as supplementary quantity. There are two supplementary quantity. Okay, one is angle and second is solid angle. मेरी बात क्लियर? अब देखिए, अब हम फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे पता करते हैं। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि हमें या तो उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, या हमें उसका कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए, या अदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसका रिलेशन क्या है वो हमें लर्न होना चाहिए। इसके बिहाफ पर हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको अलग अलग एग्जांपल बताता हूं जिससे आप डायमेंशनल फॉर्मूला याद रख सकोगे। ओके, पहला डायमेंशनल फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या था आपको बताया मैंने। फिजिकल क्वांटिटी आपको फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे बहुत सारी क्वांटिटी, आपको कोई कहता है डेंसिटी क्या है, आप यही बोलते हैं ना, मास बाय वॉल्यूम। तो आपको पता है मास m होता है, वॉल्यूम L क्यूब होता है, यूनिट क्या है इसकी? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आप डायमेंशन क्या लिखेंगे? डेंसिटी की क्या लिखेंगे? m1 L-3 T0। जैसे और देख लो, सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन क्या पढ़ते हैं? फोर्स ऑन यूनिट लेंथ पढ़ते हैं ना। तो आपको पता है फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mL-T-2/L। तो आपके पास डायमेंशन क्या आ जाएगी? mL0T-2। मेरी बात क्लियर? उसके बाद देखिए, और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी और देख लीजिए। मान लो आपको कोई कहता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। आपको पता है प्रेशर फोर्स क्या होता है? mL-T-2। एरिया क्या होता है? L2। आपके पास डायमेंशन क्या आ गई? mL-1T-2 आ जाए। मेरी बात क्लियर? तो आपको क्या है, उसके डेफिनेशन से वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, तो वैल्यू डेफिनेशन से पता होगी, आप वहां से उसका निकाल सकते हैं डायमेंशन। जैसे और आगे चले जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड, या पहले इलेक्ट्रिक चार्ज देख लें। इलेक्ट्रिक चार्ज आपको पता है Q = AT होता है, क्योंकि करंट = चार्ज बाय टाइम होता है। ओके, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा AT। मेरी बात क्लियर? उसके बाद देखिए, जैसे ही आप इससे और आगे जाएंगे, राइट, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। आप लिख सकते हैं इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? mL-T-2/AT। आपके पास क्या आ गया? mL-T-3A-1। ये आपके पास डायमेंशन होगी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। मेरी बात क्लियर? ऐसी आगे फिजिकल क्वांटिटी चलती जाएंगी, आपके पास डायमेंशंस आती जाएंगी। अब देखिए, कुछ डायमेंशंस को आप फॉर्मूला के बिहाफ पर निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं पोटेंशियल की। आप पढ़ते हैं वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज को आप पोटेंशियल लिखते हैं। तो आपको पता है ये mL2T-2/AT है, आप mL2T-3A-1। अब मैं बात कर रहा हूं जो फॉर्मूला से आप निकालते हैं। जैसे रेजिस्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस क्या लिखते हैं आप? V/I लिखते हैं, लिखते हैं ना, V/I। तो इससे जब आप निकाल लोगे डायमेंशन, तो mL2T-3A-2, I ऊपर चला गया, A आ गया। लेकिन
जब आपको रेजिस्टेंस पता करना था तो V पता होना चाहिए था, तो उसके लिए आप V को फाइंड करोगे। तो मुझे रेजिस्टेंस के साथ साथ V का भी डायमेंशन, रेजिस्टेंस निकालने के लिए V का डायमेंशन चाहिए, तो मुझे 2 डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। मान लो मैं V भी भूल गया, तो उस केस में मैं ऐसा रिलेशन ढूंढता हूं जहां से मुझे अननोन, मतलब ऐसी डायमेंशन यूज ना हो जिसे याद ना हो और मुझे निकालना पड़े। जैसे हम पावर पढ़ते हैं, पावर क्या होता है, VI भी होता है, V²/R भी होता है और I²R भी होता है। अब पावर आपको पता है वर्क बाय टाइम होता है, अमूमन सभी बच्चों को डायमेंशन पता होती है, तो R की डायमेंशन यहां से आसानी से निकलती है। कैसे आप लिख सकते हैं, पावर बाय I²। तो पावर बाय I² आपके पास क्या हो गया, mL2T-3/A, A का 2 ऊपर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। मेरी बात क्लियर। जैसे और फॉर्मूला देखिए, जैसे मान लो आपको मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है, तो आपको पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, QVB भी होता है, V वेलोसिटी है, और एक FILB भी होता है, राइट। तो मैं किसी एक से निकाल सकता हूं। B = क्या हो गया, F/IL। F क्या है, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हैं ना अपन, तो F आपके पास क्या है, mLT-2/A × L। तो आपके पास क्या हो गया इसकी डायमेंशन, mL0T-2A-1, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। क्लियर। अब और देखिए, जैसे मान लो कोई कहता है कि μ0 की बताओ क्या होगी। अब μ0 है या ε0 है, इनकी डायमेंशन निकालनी है, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है या प्लांक कांस्टेंट है, इन सभी की डायमेंशन निकालने के लिए हमें इनके एक्चुअल फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे प्लांक कांस्टेंट के लिए आपको पता है E = h μ होता है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये प्लांक कांस्टेंट है, ये एनर्जी है। आप लिख सकते हैं mL2T-2 = h T-1। इसको इधर लाएंगे तो आपके पास h की डायमेंशन क्या होगी, mL2T-1 होगी। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पता करना है तो F = क्या होता है, Gm1m2/r²। तो G की डायमेंशन क्या, यूनिट क्या लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो आपके पास डायमेंशन क्या हो जाएगी, G mL-T-2 × L²/m2। ये आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ε0 चाहिए आपको, तो ε0 की डायमेंशन क्या होगी, Q1 Q2 मतलब कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर की डायमेंशन। कूलाम क्या है, अभी पढ़ा था, A²T² ओवर mL2 LT-2 × L2। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया, m-1L-3T4A2 आपके पास डायमेंशन हो जाएगी किसकी, ε0। मेरी बात क्लियर। कुछ डायमेंशंस ऐसी होती है जो फिजिकल क्वांटिटी से आपको याद रखते हुए निकालनी पड़ती है। अब फिजिकल क्वांटिटी से कैसे निकालते हैं, देखिए जैसे काफी सारे फॉर्मूलाज आपको याद हैं तो आप डायमेंशन से निकाल सकते हैं। जैसे और देख लीजिए, इसमें आगे चलें, एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है, अब सेल्फ इंडक्टेंस L की डायमेंशन निकालनी। अगर मैं फॉर्मूला देखता हूं L = φ/I होता है। फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, नहीं पता तो BA लिखेंगे। अब B नहीं पता, खैर आपको या अभी निकालना था, तो B क्या होगा, mL0T-2 A-1 फाई BA होता है। तो यहां से आपको पता लग गया इसकी डायमेंशन क्या है, m
L2 T-2 A-1 और A के ऊपर चला गया तो -2 ये डायमेंशन आ जाएगी। खैर ये हमें पता था, मेरी बात क्लियर। लेकिन अगर मैं इसकी डायमेंशन और इजी तरीके से निकालनी है तो इसमें एक और रिलेशन होता है, U = 1/2 Li² होता है। U = 1/2 Li² होता है। तो यहां से मैं L = क्या लिख सकता हूं, 2U/I²। तो इसका मतलब L की डायमेंशन U क्या है, एनर्जी mL2 T-2 और A2 ऊपर आ जाएगा तो -A2, ये आपके पास डायमेंशन हो जाएगी। मेरी बात क्लियर। इसके अलावा देखिए और बहुत सारी डायमेंशंस हैं जिनका आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई कहता है कि ε0 E² की डायमेंशन क्या है, आपको कोई कहता है कि B²/μ0 की डायमेंशन क्या है, आपको कोई कहता है कि RC की डायमेंशन क्या है, आपको कोई कहता है कि L/R की डायमेंशन क्या है, आपको कोई कहता है कि LC की डायमेंशन क्या है, राइट। जब आप इनकी डायमेंशन निकालने की बात करते हैं, आपको कोई कहता है कि RCV/L की डायमेंशन क्या है। अब देखिए मेरे सामने आपको काफी सारी डायमेंशंस गिवन है और इन डायमेंशंस का रिजल्ट आप कैसे निकालेंगे, ओके। तो देखिए आप थोड़ा सा +2 की फिजिक्स के सारे लिखे हैं मैंने, 11th वाला पोर्शन का मैंने कुछ नहीं लिखा यहां से, राइट। आप +2 की फिजिक्स पर जाएं थोड़ा सा। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम एक टर्म पढ़ते हैं एनर्जी डेंसिटी। हालांकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। मैं इसलिए वहां बता रहा हूं कि वहां इनको कोरिलेट किया जाता है। एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी/V, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो होती है 1/2 ε0 E², और मैग्नेटिक फील्ड के लिए होती है B²/2 μ0, और ये दोनों बराबर होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। ऐसा क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया है कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इनकी एनर्जी का रेशियो क्या होगा, इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, तो इनका रेशियो 1 रहेगा, ओके। तो देखिए 1/2 ε0 E² और B²/2 ε0 की वैल्यू बराबर होती है, और ये होती क्या है, एनर्जी डेंसिटी। इसका मतलब आपके पास ε0E² और B²/μ0 की जो डायमेंशन है वो एनर्जी बाय वॉल्यूम होगी, एनर्जी mL2 T-2 बाय वॉल्यूम, मतलब mL-1 T-2 हो जाएगी। ये डायमेंशन होगी किसकी, ε0E² और B²/μ0 की। मेरी बात क्लियर। उसके बाद देखिए RC, जब हम RC सर्किट पढ़ते हैं DC के लिए तो कैपेसिटर के दो प्रोसेस पढ़ते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ पढ़ते हैं इसको, ओके। तो उस केस में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में एक रिजल्ट आता है Q = Q0 1 - e⁻⁻ T/RC होता है। याद आ गया होगा आपको। T टाइम बाद चार्ज कितना होता है, Q = Q0 1 - e⁻⁻ T/RC। यहां पर जो E की पावर होती है ये डायमेंशन लेस होती है ऑलवेज। तो जो डायमेंशन T की है वही RC की होगा, तभी डायमेंशन लेस होगी। इसका मतलब जो RC है इसकी डायमेंशन टाइम की डायमेंशन के बराबर होगी। तो आप लिख सकते हैं m0 L0 T1 लिख सकते। मेरी बात क्लियर, कोई कंफ्यूजन। उसके बाद देखिए LR, आप जब RL सर्किट पढ़ते हैं, जब आप RL सर्किट पढ़ते हैं उस केस में हम क्या पढ़ते हैं कि
जब एनर्जी स्टोर होती है किसी भी इंडक्टर के अंदर, डीसी के अंदर, पर एसी की बात नहीं कर रहा, तो वहां पर करंट की बात करते हैं आई नॉट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस आर टी बाय, तो L बाई आर की डायमेंशन टाइम के बराबर हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं L बाई आर इक्वल टू टाइम हो जाएगी। इसकी डायमेंशन क्या होगी, m0 L0 t1 हो जाएगी। मेरी बात क्लियर। उसके बाद देखिए एक LC आता है। अब LC की डायमेंशन कैसे देखेंगे, देखिए LC की डायमेंशन के लिए हम अगर LC सर्किट पढ़ते हैं, राइट, या RLC सर्किट पढ़ते हैं जिसमें रेजोनेंस पढ़ते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं 1/2 पाई रूट, इसका रेसिप्रोकल टाइम होगा, तो इसका मतलब टाइम की डायमेंशन किसके बराबर होगी, रूट LC के हो। तो आप लिख सकते हैं कि LC है जो इसकी डायमेंशन टाइम के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अगर यहां से दिक्कत हो, अभी आपने पढ़ा था क्या कि RC भी टाइम है और L बाय आर भी टाइम है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, टाइम स्क्वायर ना, R से R कैंसिल हो गया, तो LC आपके पास क्या आ जाएगा, टाइम स्क्वायर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट देखिए, एक डायमेंशन थी RCV बाय L, RCV बाय L। R क्या है, रेजिस्टेंस, C क्या है, कैपेसिटेंस, V क्या है, पोटेंशियल, और L क्या है, इंडक्टेंस। सब भारी भरकम डायमेंशंस है और गारंटी देता हूं 80% बच्चों के ये डायमेंशन याद नहीं होती, वो इन्हें निकालते हैं। R निकालने के लिए वो V बाई आई करेंगे, नहीं तो वो कुछ बच्चे P बाई आई स्क्वायर कर लेंगे, फिर वो दूसरी निकाल लेंगे इसमें C, कैपेसिटेंस पड़ा है, कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाई V निकालेंगे। और देखो यहाँ भी कुछ बच्चे C निकाल लेंगे, तो कैसे निकाल लेंगे, Q बाई V। लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे मत निकाल लो इसको, आपको पता है एनर्जी क्या होती है, 1/2 CV स्क्वायर, V नहीं पता ना, इसको और क्या लिखते हैं, Q स्क्वायर बाई 2C। अरे Q की डायमेंशन तो पता है ना, तो C की डायमेंशन क्या निकाल लोगे, Q स्क्वायर मतलब A स्क्वायर T स्क्वायर बाई U क्या है, एनर्जी M L2T-2। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो M-1 L-2 T4 और A2, ये डायमेंशन आ जाएगी किसकी, कैपेसिटेंस की। मेरी बात क्लियर। तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन निकालने का एक तरीका बता रहा था। फिर आप V निकाल लोगे, पोटेंशियल, V क्या होगा, वर्क बाय चार्ज। फिर आप L निकाल लोगे, अभी निकाला था इस मेथड से, फिर आप उनकी वैल्यू रखोगे, फिर आप उनकी पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते कुछ ना कुछ मिसिंग कर दोगे, पर मिसिंग करने के बाद आप क्या, कोई भी आंसर मैच नहीं होगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको ये क्वेश्चन आता है, ये आपका दिल कह रहा है, आपका मन कह रहा है, लेकिन आपका आंसर मैच नहीं हो रहा, आप यहीं अटके रहोगे। क्यों, आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा, आसान है ये तो हम कर ही लेंगे, ये छोड़कर चले गए, गलत करके तो बेवकूफ़ी है, बेइज्जती हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस मेथड को अप्लाई करते हैं। लेकिन डायमेंशन के अंदर हमें इस मेथड को अप्लाई नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, देखो हमें इन क्वांटिटी का रिलेशन देखना चाहिए। वैसे आपको पता है RC टाइम होता है, लेकिन V बाई L कुछ नहीं होता, दो दो का पेयर बनाओ। R बाई L टाइम होता है, सॉरी टाइम का इनवर्स होता है, तो CV चार्ज भी तो होता है ना, CV को आप चार्ज लिखते हैं, इसको आप टाइम लिखते हैं। L बाई आर को भी लिखा था ना क्या, टाइम, CV को क्या लिखा, चार्ज, तो आपके पास RCV बाई L की डायमेंशन क्या आ गई, चार्ज बाय टाइम, जो करंट होती है, मतलब M0 L0 T0 A1। काफी सिंपल रिजल्ट आ जाएगा। मेरी बात क्लियर। ऐसे ही एक और डायमेंशन है, अक्सर बच्चे उसमें भी कंफ्यूज होते रहते हैं, उलझ जाते हैं डायमेंशन निकाल करके। आपको किसी ने पूछ लिया कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन बताओ क्या। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास एक चैप्टर है,
जिसमें हम पढ़ते हैं स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू 1/μ0 का रूट। तो इसका मतलब μ0 की डायमेंशन 1/c² होगी और इसकी डायमेंशन L(t-1) का 2 होती है। तो इसका मतलब μ0 की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L-2t+2 हो जाएगी। मेरी बात क्लियर? तो इस तरह से आपको डायमेंशंस निकालनी आनी चाहिए। इसके अलावा डायमेंशन के अंदर आपको कुछ रूल्स और बताता हूं मैं। जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होती है इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। पाई है, कोई भी डिजिट है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये डायमेंशन लेस होते हैं। मेरी बात क्लियर? अगर आपके पास कोई भी साइन आया, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया, साइन x, कॉस x, टेन x, कॉट x, सेक x, कोसेक x, ये सभी डायमेंशन लेस है। ये ऑल क्या है आपके पास, डायमेंशन लेस है। मेरी बात क्लियर? उसके बाद देखिए, अगर आपके पास इनवर्स फंक्शन आते हैं, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, जितने भी इनवर्स फंक्शन है ये भी आपके पास क्या है, डायमेंशन लेस हैं। मेरी बात क्लियर? आपके पास log ex, e की पावर x, ये भी क्या है, डायमेंशन लेस है। और इन सभी के अंदर जो x है वो भी क्या है, डायमेंशन लेस है। मेरी बात क्लियर? ये क्या है, डायमेंशन लेस है। ओके, दूसरा पॉइंट देखिए, अगर दो क्वांटिटी ऐड हो रही है, दो क्वांटिटी ऐड हो रही है या दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आप कह सकते हैं उनकी डायमेंशन ऑलवेज इक्वल होगी। दो क्वांटिटी तभी ऐड की जा सकती है, तभी सब्ट्रैक्ट की जा सकती है जब उनकी डायमेंशन सेम होती है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस कहते हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लॉ के अकॉर्डिंग द डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज विल बी सेम इफ दे आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ओके, और क्या कहता है, और कहता है कि फिजिकल इक्वेशन, इफ physical equation is dimensionally correct then it may be physically correct or incorrect, but physically correct dimension is always dimensionally correct होती है। dimensionally correct equation physically correct हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन physically correct equation dimensionally correct होती है। ओके, जैसे आप कहते हैं ना v इक्वल टू u प्लस at। अब मैं दोनों एग्जाम्पल एक साथ दे दूं। ये वेलोसिटी था, क्या था, L(t-1), ये भी वेलोसिटी था L(t-1), ये a था जो क्या था, L(t-2), इसको t-1 बनाने के लिए t का प्रोडक्ट किया गया, तो ये भी क्या बन गया अब आपके पास, L(t-1), तो तीनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम। अब कोई कहे कि v इक्वल टू u प्लस 1/2 at, ये डायमेंशनली करेक्ट है क्योंकि 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन फिजिकली ये क्या होगी, इनकरेक्ट। ये फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है। मोशन की इक्वेशन होती है ना, फर्स्ट इक्वेशन हम पढ़ते हैं v इक्वल टू u प्लस at, इसका मतलब ये क्या है, फिजिकली करेक्ट है, और फिजिकली करेक्ट इक्वेशन डायमेंशनली भी क्या है, करेक्ट है। मेरी बात क्लियर? तो ये आपके पास इस तरह के रिजल्ट्स भी आएंगे। मेरी बात क्लियर? अब हम इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ओके, तो एप्लीकेशंस में देखिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस की बात करें। मेजर इसके 3 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन कन्वर्जन है। किसी फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू अगर एक सिस्टम से, यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में आप कन्वर्ट करते हैं, तो उस केस में आपसे पूछ सकता है
कि उसका रिजल्ट क्या होगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए एक मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और सेकंड क्या होगा, उसकी यूनिट होगी। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, इनका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, आप कह सकते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। अगर आपके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट के अंदर ग्राफ पूछ लिया जाए तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, जिसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। तो इनका ग्राफ रेक्टेंगुलर पैराबोला हाइपरबोला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो हम बात कर रहे थे यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट है कि जब आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, ओके, वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है एन यू कॉन्स्टेंट है, तो आप क्या लिख सकते हैं, n1 u1 इक्वल टू n2। मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या है, m a l b और t c, तो उस केस में उसकी यूनिट फर्स्ट क्या हो जाएगी, u1 क्या हो जाएगा आपके पास, क्या लिख सकते हैं इसके लिए, m1 a l1 b और t1 c लिख सकते। इसका मतलब यहाँ पर m की वैल्यू m1 l1 और t1 है mlt की वैल्यू। ओके, u2 आपके पास क्या हो गया, m2a l2b और t2c हो जाएगा। अब उस केस में हम इस वैल्यू को पुट करते हैं तो n2 इक्वल टू n1 आपके पास m1 बाई m2 रेज टू पावर a, l1 बाई l2 रेज टू पावर b और t1 बाई t2 रेज टू पावर c हो जाएगा। राइट, अब अगर आप किसी भी यूनिट को mks टू cgs कन्वर्ट करते हैं, इसका मतलब आप मीटर, किलोग्राम और सेकंड को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो उस केस में ऑलवेज n2 इक्वल टू, ये आपके पास क्या था, m1 l1 t1 क्या था, kg मीटर सेकंड। तो आपके पास क्या हो गया, 1 kg 1 मीटर और 1 सेकंड को कन्वर्ट कर रहे हैं cgs में 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड। तो इनकी आपके पास डायमेंशंस ए बी सी है। ये आपके पास 10⁻³ हो जाएगा, इसको 10⁻³ ग्राम, ग्राम कैंसिल हो गया, 10⁻² सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 10⁻³ और 10⁻²b। तो आपके पास n1 क्या आ गया, 10⁻³ प्लस 2b हो जाएगा। कब, जब आप mks टू cgs जाएंगे। अगर आप cgs टू mks जा रहे हैं तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, n2 इक्वल टू n1 10⁻³ प्लस 2b हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ना 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है, तो जूल की डायमेंशन क्या है, ml2t-2 ना। तो आप इसमें रखो a की जगह 1 है और b की जगह 2 है, तो 3 + 2 to 4, तो 10⁻⁴ क्या हो गया, 7 हो गया। मेरी बात क्लियर, अगर n1 1 था तो n2 क्या आ गया, 10⁻7 आ गया। लेकिन अधिकतर क्या करते हैं, कोई हाइपोथेटिकल चेंज पूछते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है हाइपोथेटिकल चेंज की बात करते हैं। हाइपोथेटिकल चेंज कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं कि इन ए हाइपोथेटिकल सिस्टम द fundamental value of mass, length and time are 10 kg, 5 meter and half minute. Then find the value of 10 joule in this system. आपके पास एक हाइपोथेटिकल सिस्टम दे दिया है और इस हाइपोथेटिकल सिस्टम के अंदर भी उसने बोला है कि आपके पास जो मास है
जो लेंथ है, जो टाइम है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपने जूल को मतलब MKS को हाइपोथेटिकल में चेंज करना है, यही तो है ना। मतलब आपने केजी को चेंज करना है किसमें, 10 केजी में। मीटर को चेंज करना है किसमें, 5 मीटर में। आपको सेकंड को चेंज करना है 30 सेकंड, राइट। तो N2 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, वर्क है। जूल क्या है, वर्क। डायमेंशन आपको पता है क्या है, mL/T-2। तो N1 आपके पास कितना दिया है, 10 जूल दिया, राइट। तो 1 kg बाय इसमें मास कितना दिया है, मिनिमम 10 kg फंडामेंटल, पावर A1 है, इनटू 1 मीटर बाय इसमें क्या दिया है 5 मीटर और पावर कितनी है 2, और इनटू 1 सेकेंड बाय 30 सेकेंड और पावर क्या है -2। सिंप्लीफाई करेंगे 10 इंटू 1/10 इंटू 1/25 इंटू ये -2 है, तो 30 इंटू 30। आपके पास 10 से 10 कैंसिल, 9 इंटू 100/25 इक्वल टू 36। तो इसका मतलब उस हाइपोथेटिकल सिस्टम के अंदर 10 जूल की वैल्यू क्या होगी, 36 यूनिट्स हो जाएगी। ओके, ये अपना फर्स्ट लेक्चर था। अपन कल इसके आगे के पोर्शन को पढ़ेंगे। ओके।